वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा काइनेमेटिक्स के ऊपर मैंने बहुत सारे लेक्चर डाले हैं। एक लेक्चर हम और डालेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। कुछ असाइनमेंट भी मैंने आपको भेजे हैं जिनको आप करते रहिए, जो डाउट्स हों डिस्कस करिए। एक पॉइंट बेटा इसमें और रह गया है, वो हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम जनरल एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे आज थोड़ा सा बात करेंगे कि बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनफैक्ट है क्या। आप जानते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, ये मान लो अर्थ है, ये इसका सेंटर है। अगर किसी भी बॉडी को ड्रॉप करें तो ये मूव करती है किधर, टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, होता है ना ऐसा। तो जिस एक्सेलरेशन से बॉडी ये मूव करेगी वो हमारा क्या कराएगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बॉडी है, इसका मास मीन्स फ्रीली कोई बॉडी अगर फॉल करती है तो जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी वो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज कॉल्ड acceleration due to gravity। और ये इनफैक्ट है क्या मेरे बच्चे, अगर अर्थ का रेडियस r है, मास m है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा, कैपिटल G m बाई r स्क्वायर। ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ग्रेविटेशन में। तो यहां से एक चीज आप देखिए, तो निकलता क्या है बेटा कि जो g की वैल्यू है वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, ना कि मास ऑफ बॉडी, ठीक है। और दूसरा g की वैल्यू 1/r² रेडियस ऑफ अर्थ। मींस अगर हम इसको देखें तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनडिपेंडेंट किस पे है बेटा, इन डिपेंडेंट ऑन मास एंड क्या मेरे बच्चे, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे बॉडी की साइज कुछ भी हो, चाहे बॉडी का मास कुछ भी हो, लेकिन सेम एक्सेलरेशन से बॉडी अंडर ग्रेविटी गिरेगी। और वो जी की वैल्यू यूनिट इसकी क्या होगी बेटा, ये वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। जनरली जो कैलकुलेटेड वैल्यू है बेटा आप जानते ही होंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अप्रॉक्स हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये m के सिस्टम में है, या g की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS के अंदर, ठीक है मेरे बच्चे। तो g की वैल्यू जो न्यूमेरिकल में रखते हैं वो 9.8 अगर दी होगी, नहीं दी होगी तो आप 10 रख के भी काम चला सकते हैं। ये वैल्यू फिक्स होगी, आपको याद रखी होगी, कोई जरूरी नहीं ये वैल्यू आपको दी हुई। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये हमारा g,
जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, अगर हम आपसे बात करें सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ आप जानते हो जी की वैल्यू क्या होती है, जी होती है, ठीक है बेटा। अर्थ कभी स्फेरिकल शेप नहीं होती, कुछ ऐसा होता है, अर्थ ऐसा होता है। ये इक्वेटर है, पढ़ा होगा आपने, और ये होता है पोल। तो आरपी एंड दिस इज आरई। तो आरई जो है वो बड़ा है आरपी से, ज्यादा रेडियस है इक्वेटर पे एज कंपेयर टू पोल। आर ज्यादा तो जी कम होगा, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या है, कम होगी, भाई ज्यादा है ये ना, और पोल पे क्या होगी, मीन्स एट डिफरेंट प्लेसेस, at different places वैल्यू जो होगी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बेटा, विल बी डिफरेंट। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब भी हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो जी की वैल्यू हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। कुछ हाइट तक जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप जानते हो कि अगर हम अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा हाइट पे जाएं तो जी की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, जी 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। तो जी डैश छोटा होता है जी से। ये सारी चीजें आपको बताई गई। अगर हम इसके अंदर जाएं, मान लो एक्स हाइट पे, तब भी जी की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो यहां भी जो जी डबल डैश होता है वो छोटा होता है जिससे, समझे मेरे बच्चे। ये सारी चीजें होती हैं ग्रेविटेशन के अंदर इनफैक्ट। लेकिन जब भी इन काइनेमेटिक्स, याद रखना, इन काइनेमेटिक्स जो जी की वैल्यू लेंगे हम, वो हमेशा 9.8 या हम कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे। समझ गए? वहां पे आप ऐसा नहीं कि आप वैल्यू डिफरेंट लो कि भाई यहाँ चेंज हो गई, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है। जब भी हम काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमेशा जी की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ये बात समझ में? जैसे मैं मून की बात करता हूँ, आप जानते हो डिफरेंट होती है। तो मून पे जो होता है वो अर्थ पे जो होगी उसका 1/6 होता है। तो अगर ये चीजें पूछी जाएगी ना तो ये आपको गिवन होगा। अदरवाइज जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, हमेशा कितना लेंगे मेरे बच्चे, 9.8 या अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड इसको। अब इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, हम यहां पे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन बॉडी प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है मेरे बच्चे, मान लो किसी भी बॉडी को हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं विद वेलोसिटी u, तो ऑब्वियसली जो a होगा हमारा वो किसके बराबर होगा बेटा, g होगा। ठीक है, तो अब जरा समझना इसको, एक एक को मैं लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी अब क्या हो जाएगी इस केस में, आप जानते हैं b इक्वल टू क्या था, u प्लस at था। तो a कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का g, क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड और हम इसको पॉजिटिव।
तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस gt। अगर मैं कहता हूं कि u 0 है तो v कितना होगा, gt। अब देखिए दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ, इसकी अगर हम बात करें तो y इक्वल टू क्या हो गया, mx प्लस c। तो कैसा ग्राफ आएगा, v और t में मेरे बच्चे, ये स्लोप प्लस है और इंटरसेप्ट भी क्या है हमारा, प्लस है। देखिए कंपेयर करके, दिस इज स्लोप, दिस इज इंटरसेप्ट। तो कैसा ग्राफ आएगा मेरे बच्चे, y को x। लेकिन अगर इसके लिए तो y इक्वल टू mx होगा, स्लोप अभी भी प्लस है। तो इस केस में बेटा जो ग्राफ आएगा vt, तो कैसा आएगा मेरे बच्चे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये जो हमारी है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने बात की। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने ग्राफ भी बता दिया, ये भी डिस्कस कर दिया आपकी, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ग्रेविटी के टर्म्स में कैसे करें, देखिए मेरे बच्चे, जैसे मैं बात करता हूं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा है s इक्वल टू ut, s कहो या x कहो, प्लस हाफ gt स्क्वायर, बस a इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, g। ठीक है बेटा। तो अब आप इसका इक्वेशन तो आप जानते हो, y इक्वल टू क्या, bx प्लस cx स्क्वायर। तो कैसा आएगा मेरे बच्चे ग्राफ, याद होगा xt ग्राफ जो लिया था मैंने, वही आया था, याद है, पैराबोला, है ना। लेकिन अगर मेरे बच्चे देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि u 0 है, ड्रॉप किया गया है किसी को भी, जब आप ड्रॉप करते हो तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में हमारा x कितना हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। तो t स्क्वायर कितना होगा, 2/g और इंटू x। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन, बोलिए, xt ग्राफ ले रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, दिस इज x y की तरफ, दिस इज t x की तरफ। तो t x की तरफ है तो क्या हो गया, x स्क्वायर, ये कांस्टेंट, x किधर है, y की तरफ, cy करवा रखा मैंने। तो पैराबोलिक इक्वेशन आई, तो कैसी आएगी बेटा, y की तरफ, ये भी ग्राफ हमारा है। इसको थोड़ा सा पूरा बना दें ऐसे, ठीक है मेरे बच्चे। तो दोनों ही हमारी पैराबोलिक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हमने बात की, और किसकी बात की बेटा मैंने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की। एक और हमारी है, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसी होगी इसमें, देखिए मेरे बच्चे, तो यहां पे जो हम लेते हैं तीसरा, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद है ना बेटा, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as था, तो a किसके बराबर हो जाएगा, g। तो v स्क्वायर u स्क्वायर 2gs, gs कहो या x कहो, आपकी मर्जी है डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं u को 0 लूं तो v स्क्वायर 2gx। vx ग्राफ प्लॉट करिए, दिस इज v, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज o। तो ये तो x की तरफ है बेटा, v y की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू cx। x की तरफ ग्राफ आएगा, vc आएगा, ठीक है ये भी हमारा क्या बेटा, पैराबोला। तो ये हमारा जो हमने
जो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी थी, सिर्फ हमने ए को किससे रिप्लेस कर दिया, जी से। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मान लो हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया डाउनवर्ड, अगर अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो यही इक्वेशन हमारी क्या होती, सारी की सारी चेंज हो जाती। देखिए मेरे बच्चे, अगर हम बॉडी को इस बार अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं विद वेलोसिटी तो चीजें चेंज हो जाएंगी, ध्यान रखना। देखिए मेरे बच्चे, जैसे मैं कहता हूं when body projected with velocity u upward, देखिए मेरे बच्चे, जैसे इस बॉडी को आपने ऊपर फेंक दिया तो जी तो बेटा हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो देखिए मेरे बच्चे कि वेलोसिटी वेक्टर एंटी पैरेलल होगा हमेशा जी के, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अगर डाउनवर्ड लेते तो क्या होता मेरे बच्चे कि यू जो था वो पैरेलल था जी के, तो थीटा क्या होता, 0। तो ये अपवर्ड है, ये क्या था हमारा, डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, तो अपवर्ड में 180 डिग्री होगा, तो हमारे पास जो जी की वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन v स्क्वायर टी यू माइनस जी टी। ठीक, अगर u हम क्या ले लें, 0, तो v स्क्वायर टी यू माइनस जी टी। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आप जानते हो क्या आएगी मेरे बच्चे कि x ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बस। और अगर हम u0 लें तो x माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं आप? ये अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं बेटा हम यहाँ। और थर्ड इक्वेशन मेरे बच्चे क्या आ गई, देखिए मेरे बच्चे, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gx आएगी। और अगर हम u0 लें तो v स्क्वायर माइनस 2gx। बात समझ में आ गई? तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये कब आएगी, जब हम बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड। अब एक चीज देखिए, जब आपने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया तो हमेशा ये g इसके मोशन का अपोज करेगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0। क्या एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा? नहीं होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन तो जी रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए मेरे बच्चे, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल करेगी बॉडी, ग्राउंड से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी मेरे बच्चे, जो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगी जब हम u वेलोसिटी से फेंकेंगे, इस केस के अंदर वो क्या होगा, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2g और h मैक्स, ये चीज क्या हो जाएगी हमारी, 0। तो u स्क्वायर इधर आएगा तो 2gh, h मैक्स मेरे बच्चे क्या आया, बोलिए, u स्क्वायर बाई, ठीक है। कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम इन विच बॉडी रीचेस टू हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन क्या लगाओगे, v u माइनस जी टी बेटा। टी हम कैपिटल टी मान लेते हैं, पहुंचने में यहां से यहां तक टी टाइम लगा। v क्या हो गया, 0। तो u कितना हो जाएगा बेटा, जी टी। तो t कितना हो जाएगा, u बाई
तो ये टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में, और ये मैक्सिमम हाइट क्या करेगा, बॉडी ट्रैवल करेगी। एक चीज ध्यान देना, ये दोनों चीजें जो हमने कंसीडर की हैं, हमने ये नहीं माना है कि एयर रेजिस्टेंस हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करें तो ये सारी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, जो हम अब डिस्कस करेंगे अगली वाले में। ठीक है, देखिए बेटा, एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। एक बॉडी को हमने ऊपर फेंक दिया, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0, अभी बताया। तो इसको जाने में जो टाइम लगा दैट इज टी, किसके बराबर होगा, v/u माइनस gt। ये फैक्टर 0 है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो u क्या हो गया, gt, तो t कितना हो गया, u/g। आप इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यहां पे ध्यान देना, हमने एयर रेजिस्टेंस नॉट कंसीडर्ड। एयर रेजिस्टेंस हमने कंसीडर नहीं किया। हम मान के चलते हैं कि कोई भी अपोज नहीं कर, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, जब आप इसको ड्रॉप करोगे, तो दिस इज T1 था, अब हम T2 मान लेते हैं। तो ड्रॉप मींस ये 0 है, ये वेलोसिटी है यहाँ। तो अब देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होगा, जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करने वाला होगा। तो कैसे निकालोगे, इस केस में निकाले मेरे बच्चे, v = u प्लस gt। ये चीज 0 है, ये चीज क्या है बेटा हमारी, 0 है। तो T2 कितना आएगा, v/g आया। अब देखिए ये T2 है, इसे क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ असेंट ये दैट इज T1। क्या दोनों बराबर हैं, दोनों तभी बराबर कह सकते हैं जब u और v आपस में क्या हो, बराबर। ठीक है, कैसे निकालो, बोलिए। मान लीजिए हाइट तो h ही है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, v² u² प्लस 2s, तो यहां पे माइनस होगा 2g और h। ये चीज क्या है, 0, इस वाले केस की बात कर रहा हूं। तो यहां से अगर हम देखें तो u² क्या आया, 2gh, स्क्वायर हटा दें तो रूट आ गया। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए कि v² u² प्लस 2gh, ये चीज 0 है, तो vb कितना आ जाएगा हमारा, 2gh का रूट। तो v और u आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे इसको हम क्या लिख सकते हैं, u/g, अरे लिख सकते हैं। तो आपने दिखा दिया T1 किसके इक्वल है, T2। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या है, बराबर। लेकिन ऐसा कब होगा मेरे बच्चे, ऐसा कब होगा, जब एयर रेजिस्टेंस को हमने कंसीडर नहीं किया है। When air resistance is not considered, तो टाइम ऑफ ascent
और टाइम ऑफ डिसेंट मींस यही बॉडी ऊपर से जाएगी और फिर कहाँ आएगी, नीचे, तो जाने और आने में टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। अगर इसमें टी लग रहा है तो इसमें भी क्या लगेगा, ऐसा कब होगा, जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करें तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में क्या डिफरेंस है, कम होगा या ज्यादा होगा या दोनों बराबर होंगे, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करें तो। देखिए मेरे बच्चे, एयर रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं हम, तो पहले मान लो बॉडी को हमने फेंका, तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस क्या माने, ए मानते और ग्रेविटी हमारी नीचे है, जब ये बॉडी ऊपर प्रोजेक्ट करोगे तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। अरे लगेगा नहीं लगेगा भाई, ऊपर जा रही है, जब आप आगे जाते हो तो एयर रेजिस्टेंस अपोज करता है ना आपके मोशन का। तो इस केस में क्या होगा, जो इफेक्टिव होगा एक्सेलरेशन a प्लस जी होगा अपवर्ड मोशन में। मान लो h हाइट ट्रेवल करता है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, 0, तो टाइम ऑफ असेंट क्या लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस a इफेक्टिव इनटू d 1। a इफेक्टिव माइनस में आएगा, अपोज कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, दिस इज u, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस a प्लस जी और इनटू क्या हो गया t1। तो t1 जो आया u अपॉन a प्लस क्या हो गया, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अब हम डाउनवर्ड मोशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेम हाइट को लेके कर रहा हूं। देखिए एक बॉडी को आपने ड्रॉप किया, उतनी ही हाइट है, तो टाइम ऑफ डिसेंट t2। देखो ग्रेविटी नीचे है, ग्रेविटी क्या है मेरे बच्चे, नीचे है। अब जब बॉडी नीचे आएगी तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, आपको हमेशा मोशन को अपोज करेगा ना एयर रेजिस्टेंस, और जी सपोर्ट कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस जी अपोज कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस जी, a इफेक्टिव। तो अब जरा लगाइए इक्वेशन, तो क्या लगाइए बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी हमने v मानी, तो क्या होगा v, बोलिए मेरे बच्चे, v हमारी क्या है, v इक्वल टू u माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, अपोज कर रहा है हमारा, तो क्या होगा v प्लस हमारे पास क्या है बेटा, a माइनस जी, अगर रिटार्डेशन की बात करें तो माइनस ही आएगा, और इनटू तो हमारे पास ये वैल्यू, ये प्लस का होगा बेटा, तो ये चीज हमारी क्या है, 0 है, तो v कितना है बेटा, a माइनस जी, तो t2 जो आया v अपॉन a माइनस, तो एक चीज कंफर्म हो गई हमारी यहां से कि जो t2 है नॉट इक्वल टू, मींस एक चीज कंफर्म क्या हुई मेरे बच्चे, बोलिए कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आर नॉट इक्वल। फिर कौन कम होगा कौन सा ज्यादा होगा, यूवी में रिलेशन उठा के रख दो, पता चल जाएगा एक उस तरीके से, या एक थ्योरेटिकली कंसीडरेशन है मेरा। जब आप ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होती है तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और वेलोसिटी कम होगी तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा। तो जब एयर रेजिस्टेंस इस केस में कम होगा तो टाइम कम लगेगा पहुंचने में,
और जब यहाँ आओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी डाउनवर्ड में। और जब वेलोसिटी बढ़ती है मेरे बच्चे तो रिटार्डेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। रिटार्डेशन ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। इट मींस टाइम ऑफ डिसेंट ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। याद रहेगा बेटा हमेशा, ध्यान रखना। टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा ज्यादा होगा टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि रिटार्डेशन डाउनवर्ड मोशन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड में स्पीड क्या हो जाएगी धीरे धीरे कम। तभी तो बेटा फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है हमारी, 0 होती है। और जब नीचे आते हो तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। एयर रेजिस्टेंस कम होगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। बात समझ में आ गई। एक इसी में एक छोटा सा पॉइंट हम बता देते हैं, ध्यान देना, बहुत छोटा सा पॉइंट है, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए एक वेल है, मान लो इसकी हाइट h, एक स्टोन डाल दिया, ड्रॉप किया, ये वाटर है। तो जब स्टोन इसमें गिरेगा तो स्प्लैश साउंड जो होगा वो यहां पे सुनाई देगा। तो दिस इज T1, दिस इज T2। तो स्प्लैश को सुनने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए मेरे बच्चे बहुत आसान है। पहले तो हम ये टाइम देखते हैं, स्टोन को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। h ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये चीज क्या है 0। तो T1 क्या हुआ 2h बाई जी का रूट, ये तो सही है। अब स्प्लैश का मतलब ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है और ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। तो T2 कितना होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो नेट टाइम जो होगा तो T1 प्लस क्या होगा T2। तो जो स्प्लैश सुनने में टाइम लगेगा वो कितना होगा मेरे बच्चे, टोटल T1 कितना है हमारा 2h बाई जी का रूट और प्लस h अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत आसान आसान सी प्रॉब्लम है जिनको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो सॉल्व। इस लेक्चर में बेटा मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है मेरे बच्चे। बाकी हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह। टिल देन हैव अ नाइस डे।